मेधावी बच्चों का सम्मान होगा। श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय छात्रों का सम्मान करेंगे। बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मान किया जाएगा और प्रदेश में मेधावी बच्चों का सम्मान होगा। श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बच्चों को सम्मानित करेंगे। 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी बच्चों को दी जाएगी और बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बच्चों का सम्मान होगा। तो सीएम विष्णुदेव साय छात्रों का सम्मान करेंगे और बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों का सम्मान होने जा रहा है। कुल 31 मेधावी छात्रों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, 2-2 लाख रुपए भी प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने, किस तरह का ये पूरा प्रोग्राम होगा? बिल्कुल, देखिए ऋतु, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री नोनी बाबू योजना के तहत जो है ये पैसे अंतरित करेंगे सीएम। और ख़ास बात ये है कि ये बच्चे वो हैं जो श्रमिकों के बच्चे हैं। तो कुल ऐसे 31 बच्चे जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में आए हैं, उनको ये सम्मान राशि दिया जाएगा और 2 लाख रुपए देखिए इसमें दिया जाएगा। 1 लाख रुपए जो है वो 2 पहिया वाहन के लिए दिया जाएगा और 1 लाख रुपए उनको नगद जो है दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तौर पर। तो कुल मिलाकर देखिए सरकार की कोशिश ये है कि जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन मिले, वो पढ़ाई में आगे बढ़े, इसलिए ये मुख्यमंत्री नोनी बाबू योजना को लॉन्च किया गया था। और इसी के तहत देखिए आज लगभग 19 करोड़ के आसपास ये राशि अंतरित की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के तहत जो है श्रमिकों को भी करोड़ों रुपए की सौगात आज सीएम देने जा रहे हैं। कई योजनाओं को लेकर के जो है श्रमिक अलग अलग श्रमिकों का भी सम्मान करेंगे। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है रायपुर में रखा गया है और आने वाले समय में सरकार की कोशिश है कि इसी तरीके से छात्रों का सम्मान हो ताकि पढ़ाई में छात्र आगे बढ़ सके, छत्तीसगढ़ जो है एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका जानकारी के लिए। तो देखिए प्रोत्साहन राशि तो दी ही जाएगी और बोर्ड परीक्षा में जिन भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें आज सम्मानित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई ने सियासी हलचल तेज कर दी है। शुक्रवार को ईडी ने सुकमा में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को अटैच किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर, सुकमा समेत पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। ये है सुकमा स्थित कांग्रेस का भवन, जिसकी कीमत कुल 68 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी भवन पर आरोप लग रहे हैं कि इसका निर्माण शराब घोटाले की काली कमाई से किया गया है। ऐसे में ये बेचारा भवन अब ताले में बंद है। ईडी की इस कार्रवाई ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि देश में पहली बार किसी पार्टी के भवन पर इस तरह ताला जड़ा गया है। जिला कांग्रेस कार्यालय जो है वो अब सुर्खियों में है, क्योंकि ईडी ने कहा है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था तब वहां से जो पैसा आता था पर हर महीने 2 करोड़ रुपए, वो 2 करोड़ रुपए इस भवन बनाने में खर्च होता था। लगभग 2 एकड़ से ज्यादा हो सकता है। इस पूरे जो जमीन है ये एनएच का जो रोड है जगदलपुर कोंटा, इस रोड के जस्ट बगल में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब घोटाला मामले में केवल कांग्रेस भवन ही नहीं बल्कि कवासी लखमा और हरीश कवासी की 6 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लिया है। बार बार कांग्रेस पर जांच की आंच क्यों आ रही है, ये समझने के लिए आपको शराब घोटाला समझना होगा। भूपेश सरकार में प्रदेश में जिस वक्त घोटाला हुआ उस वक्त कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे। 2019 से 2022 के दौरान शराब बिक्री में खूब भ्रष्टाचार हुए, फर्जी होलोग्राम लगाए गए, अवैध शराब की बिक्री की गई, जिससे राज्य को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले की जांच बैठाई गई तो ईडी और ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच शुरू की। ईडी ने जांच में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया। ईडी ने 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया और तब से अब तक वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, क्योंकि ईडी के आरोपों के मुताबिक कवासी लखमा शराब घोटाले में सिंडिकेट के प्रमुख थे। ऐसे में अब ईडी ने उनकी 6 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिसमें कवासी का रायपुर घर और बेटे हरीश की प्रॉपर्टी शामिल है। ईडी के इसी एक्शन पर अब कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी, ईडी को बीजेपी की कठपुतली बताते हुए प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था, और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। हालांकि बीजेपी इसे सबूत और साक्ष्य के आधार पर की गई कार्रवाई बता रही है। ईडी की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाहियां हो रही है, और ये कार्यवाही भी जो ईडी ने की है वह भी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ईडी ने की होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक जितनी भी संपत्तियों को अटैच किया है उनमें व्यक्तिगत संपत्तियां शामिल हैं, लेकिन देश में ये पहला मामला है जब शराब घोटाले में किसी पार्टी के कार्यालय को अटैच किया है। अब देखना होगा कि जांच आगे कहां तक पहुंचती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और खबर अब जगदलपुर से है। निजी बैंक में आग लगी। यूनियन बैंक में देर रात अफरा तफरी मच गई। दस्तावेज और लाखों का कैश जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं हुआ है। तो निजी बैंक में जगदलपुर में आग लगी। यूनियन बैंक में देर रात अफरा तफरी मच गई। दस्तावेज और लाखों का कैश जल गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं है। और आज से छत्तीसगढ़ में योग सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। 15 जून से 21 जून तक छत्तीसगढ़ में योग सप्ताह मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सप्ताह मनाया जाएगा। गांव-गांव तक योग को बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार होगा। अलग अलग संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज से योग सप्ताह की शुरुआत होगी। 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सप्ताह मनाया जाना है। गांव-गांव तक योग को बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार होगा। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक कारखाने में भारी बोरा गिरने की चपेट में आने पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बैग का वजन 500 से 1000 किलो तक बताया जा रहा है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाभी का क्या है, सर पे काफी गंभीर चोट है। डॉक्टर से मुलाकात हुआ तो डॉक्टर ने बोला पीछे के साइड में चोट लगा हुआ है और काफी गंभीर चोट है सर। घटना की जानकारी कब आप लोगों को पता? कितने लोग घायल थे इसमें? पता चला कि मुझे 3 लोगों को चोट लगी है। उसमें से एक मृत्यु हो गया है और एक का फ्रैक्चर वगैरह हुआ, वो ठीक है, और एक का मेरी जो भाभी है वो एडमिट है अभी। सुनाई में तो चल रहा था तो उतना नहीं आया। इन लोग चिल्लाए, फिर हम लोग दौड़ते गए हेल्प करने के लिए। हाँ, तो जो जंबू बैग होता है ना, वो नीचे गिर गया था, तो उसको उठा रहे थे सब लोग मिल के, और क्रेन था उसमें भी उठा रहे थे। वो सब लोग था, मतलब एक के ऊपर एक था, तो वहीं पास इन लोग काम कर रहे थे, तो वो अचानक से गिर गया। और इन लोग 5 लोग थे, 2 लोग दौड़ते आ गए, उन लोग को चिल्ला कि निकलो निकलो करके, उन लोग निकल नहीं पाए तो दब के उसे। और फोन लाइन पर संवाददाता दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं। दिलीप, आखिर कैसे ये हादसा हुआ? क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई है? देखिए ऋतु, अभी स्पष्ट तौर पर हादसे का कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ ये है कि लापरवाही बिल्कुल यहाँ हो होगी, क्योंकि जिस तरह से जो मजदूर है उनके काम कर रहे थे और ऊपर से भारी सामान गिर जाना कहीं न कहीं लापरवाही है। इसको लेकर हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 3 घायल है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। तो कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हुई होगी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है और एक महिला की मौत हुई है। यही एक छावनी क्षेत्र में अग्रवाल इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, यहाँ पे एक काम चल रहा था। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच में जुटी है और एक महिला की भी मौत हो चुकी है। बिल्कुल दिलीप, और जांच लगातार जारी है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर है पखांजूर से, जहां परलकोट क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदनपुर में माता पिता सहित 3 बच्चों ने जहर खा लिया, जिसमें से तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता पिता को गंभीर हालत में पखांजूर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों की माने तो पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। पुलिस अब दंपति के बयान का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही परिवार द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा।
पर इस पूरी घटना ने 3 निर्दोष मासूमों की जान ले ली। परतापुर में सुबह सुबह ही एक घटना पता चला PV 70 शांतिपुर में, जिसमें एक परिवार के 5 सदस्य लोग जहर सेवन का पता चला, जिसमें से व्यक्ति है बैरागी, वो हॉस्पिटल में, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों अभी हालत ठीक ठाक है दोनों का, लेकिन साथ में 3 बच्चे थे, जिसमें से एक 12 वर्ष की थी, एक 9 वर्ष की थी और एक 6 साल का बालक था। तीनों का देहांत हो गया, ये पता चला है। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जैसे ही जांच कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। आज परलकोट क्षेत्र के ग्राम PV 70 नंबर से एक बेहद ही दुखद खबर आई, जिसमें एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। माता पिता सुरक्षित है, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी हम उसी घर में पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई, और आप देख सकते हैं कि इसी घर में जो है वो कल माता पिता और 3 बच्चों ने यहाँ पर जहर खाया। इसी घर के अंदर जो है वो उन्होंने जहर का खाना बना हुआ था, खाना खा रहे थे, शायद उसी खाने में जहर मिलाया गया और बच्चों को खिला दिया गया, और बाद में माता पिता ने स्वयं भी खा लिया। अब खाए कि खिलाया गया है, ये अभी भी जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। आने के बाद देखा 3 बच्चे की मौत हो गया यहाँ। फिर पुलिस लोग आए, आके यहाँ से ले गए पोस्टमार्टम के लिए पखानजूर। और दोनों जो माता पिता थे उनको कब ले जाया गया? उनको रात को 2 बजे ले गए जी। खाना वाना बना था, कोल्ड ड्रिंक का डब्बा उब्बा देखे हम लोग यहाँ, डिस्पोजल में खाए और ले गए पुलिस वाले सब उठा के, हम लोग और नहीं देखे। सब बच्चे, तीनों बच्चे मौत हो गया। उसका मुंह से थोड़ा पानी टाइप का निकल रहा था, झाग टाइप का निकल रहा था। जी जी, रात को गांव वाले दिए हैं खबर। गाँव वालों को रात को पता चल गया था? जी जी, यानी गाँव वालों को रात को पता चल गया, और जब पता चला तब उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस यहाँ पर पहुंची और माता पिता को रात को 2 बजे करीबन पखानजूर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी रहा। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ण तीनों बच्चों को नहीं बचा जा पाया, उनकी मौत हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि क्यों आखिर इतना बड़ा कदम इस परिवार ने उठाया, जहां पर 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। राज शालदार, विस्तार न्यूज, पखानजूर। और दुर्ग जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां युवक ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। परिजन इसका आरोप ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप पर लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल हरविंदर सिंह ने सुपेला के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। परिवारजनों का कहना है कि हरविंदर 1 सप्ताह से मानसिक तनाव में था। उसे अज्ञात लोगों ने पहले वीडियो चैटिंग पर बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया, फिर वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया। हरविंदर ने पहले पुलिस स्टेशन पर आवेदन भी दिया, पर इससे पहले ही उसने आत्महत्या भी कर ली। नगर थाना में कल शाम को एक गुम इंसान दर्ज हुआ था और उसकी पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि वह युवक का ट्रेन में दुर्घटना हो गया है और मृत्यु पारित हो गया है, जिस पर जाकर के जब पुलिस टीम पहुंची तो उसकी मृत्यु हो गई थी और GRP के द्वारा इसमें मर्ग लेकर जांच में लिया गया। बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से रह रहे दंपति पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। दंपति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंपति अवैध रूप से रायपुर में रह रहे थे। आरोपी के पास से 4 नकली पासपोर्ट जब्त किए गए। आरोपी दिलावर खान अपनी पत्नी परवीन बेगम और अपनी नाबालिग बेटी के साथ 16 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपी रायपुर में बिरयानी बेचने का काम करता था। ACO और STF की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी के मोबाइल में बांग्लादेश से लगातार कम्युनिकेशन होना भी पाया गया है। पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेंद सिंह से बातचीत की है, सुनिए। बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से रायपुर में रह रहे एक दंपति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर के SSP डॉक्टर लाल उमेंद सिंह सर हैं। सर, एक बहुत बड़ी कामयाबी आप लोग को मिली है और इससे पहले भी देखें कि 4 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया था। क्या सर इस मामले में कार्रवाई हुई? इस प्रकरण में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि धर्मनगर में एक परिवार संदिग्ध गतिविधियों के साथ में निवासरत है, संभवतः वो बांग्लादेशी हो सकता है। इस सूचना को वेरीफाई किए जाने के उपरांत ACCU की टीम एवं STF। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिकता की दौड़ में लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आया, जहां DSP की पत्नी सरकारी गाड़ी के बोनेट पर बैठकर अपना जन्मदिन मनाते हुए रील बनाती नजर आई हैं। कई वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर तीखी टिप्पणी भी कर रहे हैं।
और दंतेवाड़ा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिले के कटे कल्याण अस्पताल में महज 13 साल के एक नाबालिग छात्रा ने अस्पताल के बाथरूम में एक नवजात को जन्म दिया, जिसके बाद मासूम को टॉयलेट सीट के अंदर फेंक दिया और इसके चलते बच्चे की मौत हो गई। इधर इस मामले में दंतेवाड़ा पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। कल्याण से रिफर हुई थी, वो बुखार और सांस में दिक्कत है करके रिफर हुई थी। यहाँ पे आई थी तब हम लोगों ने उसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए लिखा था। फिर उसके बाद कटे कल्याण से ही फोन आया था कि कोई बेबी डिलीवर हुई है, वो रिफर हुई है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने उसको देखा, बस हमने उसको चेक किया तो लगा कि हाँ उसकी डिलीवरी तो हुई है। माँ और उसके साथ में 12 से 13 वर्ष की उसकी पुत्री के साथ में हॉस्पिटल आए थे और वहाँ से फिर CHC द्वारा उनको जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रेफर किया गया। बाद में जब वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में एक मृत भ्रूण बरामद किया गया है, वहाँ मौके पर पहुंचकर मर्ग कार्रवाई की गई है और आज पोस्टमार्टम किया। उसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं और इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसका फायदा प्रदेश के 56 लाख बच्चों को मिलेगा। स्कूलों में अब बारकोड वाली किताबें सप्लाई की जाएंगी, जिससे बच्चों को किताब के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही आपके बच्चों पर निजी दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव भी नहीं बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों को निःशुल्क किताब दी जाती है। प्रदेश के लगभग 55,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 56 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलता है। अब ऐसे में इन बच्चों को सही समय पर किताबें मिले और इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए बुक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। तो बता दें आपको, इस नए सिस्टम के आने के बाद हर किताब पर बारकोड लगाया गया है, जिससे किताबों के छपने से लेकर स्कूलों में सप्लाई तक की जानकारी मिल जाएगी। मतलब किताबें कब और कहां छपी, कितने समय में छात्रों तक पहुंची और किस बच्चे के पास पहुंची, इसकी पूरी जानकारी शासन के पास होगी। इससे जुड़े हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने इस बार बड़ा बदलाव किया है कि यहाँ पर अब ये लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि ये पाठ्य पुस्तक शासकीय संपत्ति है, इसका क्रय विक्रय अवैधानिक है। और बारकोड भी बदला गया है। देखिए इसमें 2 बारकोड हैं। बारकोड को अतिरिक्त ऐड करने का मकसद ही ये है कि इसकी अनियमितताएं पिछले साल जैसे ना हो। बारकोड सिस्टम से मालूम तो पड़ेगा बराबर उनको मिली है कि नहीं मिली है, पढ़ाई के इसमें सुधार होगा। उसमें हम लोग का पैसा भी बचेगा, क्या मिडिल क्लास आदमी है ना, तो पैसा वो सब बचता है बहुत अच्छा से। बुक्स लेते हैं तो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इससे वो बहुत सारा फायदा होगा। पर्टिकुलर जगह पे ही प्राइवेट स्कूल वाले अपने अथराइज एजेंट तय कर देते थे। पाठ्य पुस्तक अनिवार्य कर देने से पालक कहीं से भी ले सकते हैं। ये सभी अभिभावकों के लिए बहुत अच्छा है। और इसे लेकर क्या कह रहे हैं पुस्तक निगम के जनरल मैनेजर दिगेश पटेल, वो भी आप सुन लीजिए। अभी इस शिक्षा सत्र 2025-26 से हम सभी किताबों में बारकोड लगा रहे हैं और ये बारकोड 2 तरह के होंगे। एक होगा ISBN और दूसरा होगा रैंडम कोड, जो सभी बुक के लिए रहेगा। और किसी भी स्तर पर ये किताबें अगर पाई जाती हैं तो उसके स्कैन से हमको पता चल जाएगा कि ये पुस्तकें किस स्कूल या किस संकुल में किस मुद्रक यहाँ से गई हैं। विगत कई वर्षों में पुस्तक अधिक मात्रा में छपाई हो रही थी और इसका कबाड़ियों के द्वारा या फिर माफियाओं के द्वारा इसका दुरुपयोग करके इसको बेचा जा रहा था। खासकर प्राइवेट स्कूलों में भी इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो इसकी ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तकें विद्यार्थियों के हाथ में पहुँचे, इसके लिए हमने यह व्यवस्था लागू की है। और अंबिकापुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां वन विभाग की 2.5 एकड़ जमीन पर बनाए गए 39 मकान को जमींदोज किया गया। लंबे समय से वन विभाग को शिकायत मिल रही थी। इस मामले की शिकायत सरगुजा के प्रभारी मंत्री OP चौधरी तक पहुंची, जिस पर विभाग ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था और उन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा। लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने जमीन के संबंध में कोई भी दस्तावेज भी पेश नहीं किए, न ही कब्जा हटाया। वहीं पीड़ित और कब्जाधारी लोगों का कहना है कि वन भूमि पर उन्होंने कब्जा नहीं किया है, बल्कि आसपास में और भी ऐसे कई मकान बने हुए हैं जिन्होंने वन भूमि पर ही अतिक्रमण किया है।